हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर एनईपी स्कीम के तहत 2025 का जो पेपर हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट नंबर ए की। पार्ट ए का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण आपको दे रखी है, इसकी हमें याद करनी है कोटि ऑर्डर। तो दिख रहा है सिंपल, इसकी कोटि कितनी है, 3 है, तो इसको लिख देते हैं। तो हमारे पास जो अवकल समीकरण दे रखा है, दिया गया अवकल समीकरण ये है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0। किसी अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है कि उसे कितना उच्चतम अवकलज गुणांक उपस्थित है। तो इसमें केवल एक ही है और वो कितना है, 3 ऑर्डर का, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3। तो जिसकी कोटि यानी कि ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये अवकल समीकरण हमें दे रखी है, इसे हमें सॉल्व करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दी गई अवकल समीकरण ये है आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल दिख रहा है, आपका चरों का पृथक्करण यहाँ पर अप्लाई होगा। डी वाई के साथ रखेंगे वाई का टर्म और डी एक्स के साथ रखेंगे एक्स का टर्म। इसको वैसे लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब कर देते हैं इसका समाकलन। तो समाकलन करने पर ई की पावर माइनस वाई का माइनस ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी, जो कि अभिष्ट व्यापक हल है। अभिष्ट व्यापक हल है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण के विचित्र हल को परिभाषित कीजिए। विचित्र हल क्या होता है? अवकल समीकरण का वह हल जो इसके व्यापक हल से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? विचित्र हल कहलाता है। इसके साथ साथ एक कंडीशन और होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? किसी साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण का विचित्र हल इसके विविक्तिकर तथा सी विविक्तिकर, बी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट का कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन को हम बोल सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ऑलराइट, तो ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अवकल समीकरण दे रखी है, इसे हमें हल करना है। तो हमें अवकल समीकरण जो दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। तो ये जो अवकल समीकरण है एक क्लोरेट समीकरण है, जिसका व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है? p की जगह c पुट कर देंगे, तो y सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, ये इसका क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि युगपत अवकल समीकरण को परिभाषित कीजिए। तो यदि परतंत्र चर x तथा y जो है एक अन्य
स्वतंत्र चर t का फलन हो तो युगपत अवकल समीकरण निकाय का जनरल फॉर्म यानी कि सामान्य रूप जो है वो निम्न है। क्या है? कोई भी फंक्शन होगा मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस कोई भी फंक्शन होगा मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू सम अदर फंक्शन टी। इसी प्रकार से g1 डी एक्स प्लस g2 डी वाई इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टी, जहाँ पर डी आपका ऑपरेटर है डी अपॉन डी टी। f1 डी f2 डी g1 डी और g2 डी। g1 डी g2 डी जो है वो क्या है? अचर गुणांक वाले परिमेय समाकल, या अचर गुणांक नहीं लिखते हैं, डी के फलन है। जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। तो ये आपकी जो इक्वेशंस होती है इनको क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, युगपत अवकल समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अवकल समीकरण आपको दे रखा है, इसके लिए यथातथ यानी कि यथार्थ होने का प्रतिबंध लिखना है हमें। तो अवकल समीकरण P0 है, P0 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस P1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस P3 वाई इक्वल टू 0 के लिए यथातथ होने का प्रतिबंध निम्न है। क्या कंडीशन है? हम बैक साइड से स्टार्ट करते हैं y के गुणांक से। तो y का गुणांक क्या है? P3, फिर माइनस करते हैं P2 का डैश, फिर प्लस करते हैं P1 का डैश, फिर माइनस करेंगे P0 का डबल डैश। ये क्या होना चाहिए? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड वन पार्ट ऑफ CF। ये अवकल समीकरण आपको दे रखी है, इसके जो पूरक फलन है उसका एक भाग हमें ज्ञात करना है। तो पहले जो अवकल समीकरण दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण है एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2n 1 प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एन वाई इज इक्वल टू एन क्यूब। ये हमें समीकरण दे रखी है। पहले हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2n अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एन वाई इक्वल टू एन क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर p फंक्शन है माइनस 2n अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एन, q फंक्शन है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एन, और r फंक्शन है एन क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। वैसे r फंक्शन की नीड नहीं है। अब हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट ज्ञात करना है। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट नहीं होगा, बट हो सकता है यहाँ पर एक टाइपो एरर हो सकती है। यहाँ n की जगह जो है आपका x होना चाहिए, तब जाके ये सॉल्यूशन आपका सही होगा। तो जो पेपर है उसमें टाइपिंग एरर है, तो ये जो p होगा यहाँ पर होगा 2 अपॉन एक्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर चूँकि p प्लस क्यू इंटू एक्स ये क्या है? 0 है, अतः y इक्वल टू एक्स जो है वो पूरक फलन का एक भाग है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी कि द्वितीय कोटि के रैखिक समीकरण का हमें क्या लिखना है? मानक रूप लिखना है। तो द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप जो है वो
निम्न होता है। क्या मानक रूप होता है? d² y/dx² का गुणांक जो है वो 1 होता है, बाकी dy/dx का मल्टीपल कोई फंक्शन होता है और y का मल्टीपल कोई फंक्शन होता है। ये आपका होता है जहाँ पर p, q तथा r जो है वो क्या है, x के फलन है। y नहीं होना चाहिए क्योंकि y होते ही ये नॉन लीनियर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी कि चारपिट के हमें अभिलाक्षणिक समीकरण लिखने हैं। कोई इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी होती है आपको, फंक्शन ऑफ x y z p q। इसके लिए चारपिट की अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होती है? dp/del f/del x प्लस p del f/del z dq/del f/del y प्लस q del f/del z dz/-p del f/del p माइनस q del f/del q। dx का गुणा dx के डिवाइड में होता है माइनस del f/del p। p के अलावा जो गुणांक होता है वो dx का नीचे आता है और dy के नीचे आएगा माइनस del f/del q। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अभिलाक्षणिक समीकरण आपका अब हर बार जो है पूछी जाती है और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है, तो आपको ये समीकरण याद रहनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है ये इक्वेशन पी क्यू इक्वल टू के। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें अवकल समीकरण दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण ये है आपका पी क्यू इक्वल टू के। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है जहाँ पी और क्यू ही होते हैं, तो उसका जो व्यापक हल होता है समीकरण एक का पूर्ण हल, पूर्ण समाकल बोल सकते हैं, ये होता है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, जहाँ पर ए और बी जो होते हैं वो समीकरण एक में सेटिस्फाई करते हैं, तो समीकरण जहाँ पर यानी कि p की जगह हम a रख देंगे और q की जगह b इज इक्वल टू के। यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो एक b की वैल्यू हो जाएगी a/a, तो z हो जाएगा आपका ax और b की जगह रख देंगे k/a y प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, अभिष्ट पूर्ण समाकल, जो कि अभिष्ट पूर्ण समाकल है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब शुरू होता है आपका पार्ट बी का यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, ये अवकल समीकरण हमें दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको जो अवकल समीकरण दे रखा है, दी गई अवकल समीकरण प्रथम कोटि की है, dy/dx दे रखा है xy माइनस y² डिवाइडेड बाई x²। ऑलराइट, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है। तो इक्वेशन नंबर काम करते हैं, x² से डिवाइड कर लेते हैं, तो dy/dx है आपका y/x माइनस y²/x²। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, जो कि एक समघात अवकल समीकरण है। ये इसको सॉल्व करने के लिए हम एक प्रतिस्थापन मानते हैं, y/x को मान लेंगे v या फिर y इक्वल टू vx। अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, v कांस्टेंट, x को कांस्टेंट, v का dv/dx। तो समीकरण एक से एक में ये मान रख देंगे, ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv/dx, y/x की जगह v, y/x² हो जाएगा v²। v से v कैंसिल हो गया, x dv/dx हो जाएगा माइनस v²। रो का पृथक्करण कर लेंगे, dv के नीचे आ जाएगा माइनस v² और dx के नीचे x। समाकलन कर लेते हैं, समाकलन करने पर 1/v² को ऐसे लिख सकते हैं, v की पावर -2, समाकलन करेंगे -2 + 1 -2 + 1, ये हो जाएगा -1/v और माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा +1/v। ऑलराइट, तो समाकलन किया है हमने सिंपल, 1/x का हो जाएगा log x, कांस्टेंट रहेगा उसको मान लेते हैं log c, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा log cx। log हटा देते हैं तो cx हो जाएगा e⁻1/v। हमें सॉल्यूशन किस में चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए x और y में, तो v की जगह रख देते हैं, रखेंगे y/x, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं।
v की जगह y अपॉन x रखेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई, जो कि अभिष्ट व्यापक हल है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अवकल समीकरण हमें दे रखी है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो वैसे यहाँ पर लोग y आना चाहिए था आई थिंक, बट इन्होंने किया है तो हम करते हैं इसको। दी गई अवकल समीकरण ये दे रखा है आपको x dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग, पहले एन ही देख के करते हैं, तो x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एन अपॉन एक्स। अभी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तो हम वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू लॉग एन अपॉन एक्स। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसमें हम प्रतिस्थापन करते हैं, तो 1 अपॉन वाई को मान लेते हैं कोई वेरिएबल v, अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमें चाहिए 1 अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू, ये हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण 1 से 1 अपॉन वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन वाई क्या है v, तो ये हो जाएगा v अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एन अपॉन एक्स। अब यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया माइनस लॉग एन अपॉन एक्स। तो इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। अब ये क्या है, एक रेखिक अवकल समीकरण है जो कि प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है, और इसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, तो जिसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर v का गुणांक -1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस लॉग एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स। अतः समीकरण 2 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, v इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू फंक्शन क्या है राइट हैंड साइड में, माइनस लॉग एन अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो माइनस लॉग एन तो बाहर आ गया, वैसे लॉग एक्स होना चाहिए था लेकिन इन्होंने मिस प्रिंटिंग की है, हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो माइनस लॉग एन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन -1 अपॉन एक्स प्लस सी, वी अपॉन एक्स हो गया लॉग एन अपॉन एक्स प्लस सी। एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v इज इक्वल टू हो गया लॉग एन प्लस सी एक्स, और v की जगह रख देते हैं वैल्यू, v हमने क्या माना 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई इक्वल टू लॉग एन प्लस सी एक्स, जो कि अभिष्ट व्यापक हल है, जो कि अभिष्ट व्यापक हल है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है हमें ये अवकल समीकरण हल करनी है, y इक्वल टू 2px प्लस पी स्क्वायर वाई। दी गई अवकल समीकरण, ये y इज इक्वल टू दे रखा है 2px प्लस पी स्क्वायर वाई। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2px इज इक्वल टू वाई माइनस पी स्क्वायर वाई, और x हो जाएगा आपका y अपॉन 2p माइनस पी वाई अपॉन। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसका y के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू y के सापेक्ष करेंगे 1 अपॉन 2p माइनस y अपॉन 2p स्क्वायर, और p का हो जाएगा dp अपॉन dy माइनस p बाई 2, y का 1 हो गया,
पी का करेंगे तो -y/2 dp/dy। dx/dy को क्या लिख सकता हूँ, 1/p इक्वल टू हो गया 1/2p माइनस y अपॉन को मैं लिख देता हूँ अभी के लिए, इसको फैक्टराइज करेंगे हम y/2 dp/dy। ओके, 1/p जो है मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, 1/2p माइनस 1/p हो जाएगा -1/p माइनस 1/2p माइनस y/2p स्क्वायर dp/dy माइनस p/2 माइनस y/2 dp/dy इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/p प्लस y/p स्क्वायर dp/dy प्लस p प्लस y dp/dy इक्वल टू 0। dpy वाली टर्म को एक साथ लिखते हैं तो p प्लस 1/p प्लस ये हो जाएगा y कॉमन लेते हैं 1/p स्क्वायर प्लस 1 y dp/dy इक्वल टू 0। काम करते हैं, यहाँ से 1/p और कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/p प्लस p इंटू 1/p y dp/dy। हमारा जो एम है इसको फैक्टराइज करना है, तो अब 1/p प्लस p जो है कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस y/p dp/dy इज इक्वल टू 0। ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये जो पहला फैक्टर है उसमें p का डेरिवेटिव नहीं है, तो इससे हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो समीकरण 1 के व्यापक हल के लिए, समीकरण 1 के व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ये फैक्टर जो है उसको हम 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y/p dp/dy इज इक्वल टू -1। p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसका चरों का प्रत्यारोपण dp के साथ p और dy के साथ y। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं dp/p प्लस dy/y इक्वल टू 0। समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन से 1/p क्या हो जाएगा log y log p और 1/y का समाकलन हो जाएगा log y इक्वल टू मान लेते हैं कांस्टेंट c। log हटा देते तो py इक्वल टू क्या हो जाएगा c, और यहाँ से p इज इक्वल टू हो जाएगा c/y। तो इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। ये मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, तो p का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, y इज इक्वल टू 2 इंटू पी एक्स, पी की जगह c/y प्लस p स्क्वायर इंटू वाई, तो c²/y स्क्वायर। ये हो गया y इक्वल टू 2cx/y प्लस c²/y, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2cx प्लस c स्क्वायर, और c को भी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा c प्लस 2x, जो कि अभिष्ट व्यापक हल है, जो कि अभिष्ट व्यापक हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अवकल समीकरण हमें दे रखी है, इसका हल ज्ञात करना है। दी गई अवकल समीकरण है हमारे पास d² माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू e⁻x cos x को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके लिए CF और PI निकालेंगे, तो समीकरण 1 के लिए पहले लिखते हैं सहायक समीकरण, तो उससे CF आ जाएगा, लिए सहायक समीकरण। सहायक समीकरण के लिए d की जगह हम पुट कर देंगे m, फैक्टर करेंगे इसको तो ये हो जाएगा m-2 का होल स्क्वायर। तो m के 2 मान आएंगे, m इक्वल टू 2 एंड 2। पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू C1 प्लस, क्योंकि रिपीटेड है, C1 प्लस C2x e⁻2x। इसको इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ 2। अब निकालते हैं हम PI। नाउ PI हो जाएगा 1/2
फंक्शन ऑफ डी क्या है ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d-2 का होल स्क्वायर। तो लिख दिया मैंने d-2 का होल स्क्वायर, और फंक्शन है e⁻x cos x। अब जब भी e⁻x के साथ कोई फंक्शन आता है तो e⁻x को हम आगे लेके आ जाते हैं और d के साथ लिखते हैं d प्लस ए क्या है, x का गुणांक, यहाँ x की वैल्यू का गुणांक है 1, तो d की जगह रख देंगे d+1। ये आपका cos x, e⁻x ये हो जाएगा आपका d-1 का होल स्क्वायर cos x। अब d-1 को एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा d² - 2d+1। अब साइन या कोस होता है तो हम d² की जगह -a² रखते हैं, ठीक है, d² की जगह -a², यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, तो d² की जगह रख देंगे -1 इंटू cos x। -1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -ex/(2) 1/d cos x, और 1/d का मतलब होता है आपका समाकलन, तो इंटीग्रेशन cos x dx, cos x का समाकलन sin x, तो ये हो जाएगा e⁻x sin x/2। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। और समीकरण 1 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, CF + PI। समीकरण 1 का व्यापक हल y = CF + PI। तो CF आपका क्या है, C1 + C2x e⁻2x, और PI है -e⁻x/2 sin x। ऑल राइट, ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यूनिट नंबर 3 से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये इक्वेशन जो है सॉल्व करनी है, दिस इक्वेशन। तो अब यहाँ पर जो n दे रखा है वो n नहीं होना चाहिए, आई थिंक x होना चाहिए, ये भी आपका x होना चाहिए, तो यहाँ पर मिस्टेक है, बट हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना होगा कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को सॉल्व करेंगे। तो अब दोनों वर्जन अगर हम देखते हैं तो यहाँ दोनों में n ही है, तो n ही लेके चलेंगे। यहाँ पर n और यहाँ पर x है, ये तो ऑब्वियस है कि y का अवकलन x के सापेक्ष ही होगा, तो यहाँ पर x आएगा, बाकी हम इसको n ही लेके चलेंगे, x नहीं लेंगे। ऑल राइट, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। तो हमें अवकल समीकरण दे रखा है, दी गई अवकल समीकरण 2x² + 3x d² y/dx² + 6x + 3 dy/dx + 2y = n+1 e⁻x। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये जो है हम एग्जैक्ट इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, तो d² y/dx² का गुणांक है, उसको p0 मानते हैं। p0 हो गया 2x² + 3x, p1 हो गया आपका 6x + 3, p2 हो गया आपका 2, और जो फंक्शन है इसको q मान सकते हैं, ये हो जाएगा n+1 e⁻x। अब हम चेक करते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं है, तो इसके लिए हम p2 से शुरू करते हैं, जो y का जो गुणांक होता है उससे शुरू करेंगे। p2 के बाद में -p1 का डैश प्लस p0 का डबल डैश, ये कैलकुलेट करेंगे तो p2 है 2, माइनस p1 का एक बार अवकलन करेंगे तो 6, प्लस इसका अवकलन करेंगे तो p0 का एक बार करेंगे तो 4x + 3, और 2 बार करेंगे तो 4। ओके, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 - 6 यानी कि 0। अतः जो समीकरण 1 है आपकी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। समीकरण 1 यथार्थ अवकल समीकरण है। ऑलराइट, अब इसके बाद में यथार्थ अवकल समीकरण है तो इसका प्रथम समाकल ज्ञात करते हैं। अतः नाउ समीकरण 1 का प्रथम समाकल कैसे निकालेंगे, प्रथम समाकल p0, पहले क्या था d² y/dx² था, अब केवल बचेगा dy/dx प्लस p1 - p0 का डैश y = इंटीग्रेशन आपका qx dx। ठीक है,
तो P0 कितना है आपका 2x² + 3x, तो 2x² + 3x dy/dx प्लस P1 है 6x + 3, माइनस करेंगे इसमें से P0 का एक बार अवकलन, तो ये कितना हो जाएगा 4x + 3 y = इंटीग्रेशन q फंक्शन है n+1 e⁻x dx। राइट, तो ये हो जाएगा 2x² + 3x dy/dx प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x - 6x - 4x कितना हो जाएगा 2x, y = n+1 तो कांस्टेंट है, e⁻x का अवकलन e⁻x प्लस कांस्टेंट c1। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे dy/dx का गुणांक 1 करने के लिए, ये हो जाएगा 2x अपॉन, अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x + 3 y = n+1 e⁻x डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा x 2x + 3 प्लस c1 अपॉन x 2x + 3। ऑलराइट, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, x कैंसिल आउट करके, ये बनेगा dy/dx प्लस 2 अपॉन 2x + 3 y = n+1 e⁻x, ठीक है, प्लस c1 कर देता हूँ अभी के लिए साथ, x 2x + 3 इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ मैं। अब ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है जो कि प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है, जिसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणक हम निकालेंगे e⁻, जो y का गुणांक है 2/2x + 3 dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो e⁻2 1/2x + 3 का समाकलन क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं log 2x + 3, और जो 2x + 3 है x का गुणांक डिवाइड में हो जाएगा, तो x के गुणांक में है 2, हो जाएगा e⁻log 2x + 3, और ई और लोग आपस में कैंसिल आउट होके क्या बनेगा 2x + 3। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। अतः समीकरण नंबर 2 का व्यापक हल निकाल लेंगे, समीकरण 2 का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर = जो आपके राइट हैंड साइड में फंक्शन दे रखा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम इंटीग्रेशन फैक्टर को, तो ये फंक्शन हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन फैक्टर को और प्लस कांस्टेंट c2। तो 2x + 3 से 2x + 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन n+1 e⁻x प्लस c1 अपॉन x प्लस dx आएगा प्लस c2। ओके, अब यहाँ से n+1 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन हो गया e⁻x अपॉन x dx प्लस c1 1/x dx प्लस c2 n+1। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो इंटीग्रल है ये आपका सॉल्व नहीं होगा। अगर यहाँ पर x+1 होता तो हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसको सॉल्व कर सकते थे, बट ये अभी सॉल्व नहीं होगा, तो जो है वैसे ही करना पड़ेगा। तो 1/x का हो गया log x, और ये हो गया c, और ये y 2x + 3, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं, तो y = n+1 अपॉन 2x + 3 इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन x dx प्लस c1 log x अपॉन 2x + 3 प्लस c2 अपॉन 2x + 3, ये जो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 का व्यापक हल। ओके, इसको थोड़ा शिफ्ट करके लिख देते हैं, जो कि समीकरण 1 का अभिष्ट व्यापक हल है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये अवकल समीकरण दे रखी है सेकंड ऑर्डर की, इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखते हैं।
को दी गई अवकल समीकरण ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको पहले इस प्रकार से लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब ये आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पर पहले P0 कितना है, P0 है आपका साइन स्क्वायर एक्स, P1 है नहीं क्योंकि dy अपॉन dx नहीं है, और P2 कितना है -2। नाउ P2 से शुरू करेंगे, P1 का डैश प्लस P0 का डबल डैश, P2 कितना हो जाएगा -2 -0 साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि साइन 2x हो गया। साइन 2x का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 कॉस 2x, जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है समीकरण एक जो है यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। ऑलराइट, अभी इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट बनाएंगे, तो उससे पहले हम समीकरण एक को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो समीकरण एक से ये जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो उससे क्या मिलेगा 2 तो है ही, और 1 साइन होता है कोसेक, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये इक्वेशन है, इसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी एग्जैक्टनेस की कंडीशन देखेंगे तो -2 कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, तब जाके ये 0 बनेगा। और कोसेक जो है किसके अवकलन में आता है, कोटेक्स के अवकलन में आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को जो है मल्टीप्लाई करेंगे कोट एक्स से। ऑलराइट, तो समीकरण एक को कोटेक्स से मल्टीप्लाई करने पर, तो समीकरण दो को कोटेक्स से गुणा करने पर क्या होगा, कोटेक्स से गुणा करने पर ये हो गया कोट एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोटेक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हम श्योर नहीं है, बट चेक करके देख लेते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर P0 है आपका कोटेक्स, P1 है आपका 0, और P2 है आपका -2 कोटेक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। अब हम एग्जैक्टनेस की कंडीशन देखते हैं वापस से, तो P2 माइनस P1 का डैश प्लस P0 का डबल डैश, P2 कितना है -2 कोटेक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, P1 का डैश 0 क्योंकि P1 0 है। पहले कोटेक्स का अवकलन करते हैं, तो कोटेक्स का अवकलन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के साथ, ठीक है। और अब माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो -2 कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक एक्स कोटेक्स, तो ये हो जाएगा +2 कोसेक कोटेक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि कोसेक एक्स 2 बार है, तो 2 कोटेक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या बन गए 0। तो जो समीकरण नंबर कितना है 3, एक यथार्थ अवकल समीकरण है, तो समीकरण 3 एक यथार्थ अवकल समीकरण है। यथार्थ अवकल समीकरण है तो इसका प्रथम समाकलन ज्ञात करेंगे। नाउ समीकरण नंबर 3 का प्रथम समाकल क्या होता है, प्रथम समाकल का फॉर्मूला P0 डी स्क्वायर वाई है, इंटीग्रेशन करने पर dy बाई डी एक्स, प्लस फॉर्मूला बन जाएगा P1 माइनस P0 का डैश, फिर y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका फंक्शन क्यू एक्स डी एक्स। क्यू एक्स कितना है, राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन नहीं है, तो क्यू एक्स हो जाएगा आपका 0। P0 कितना है, P0 है आपका कोट एक्स, यहाँ लिख देंगे कोट एक्स
डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वन क्या है 0 माइनस पी जीरो का डैश कोट एक्स का अवकलन कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 डी एक्स के प्लस C1 लगा देते हैं यहीं पे। तो एक तरीके से इक्वेशन बन गई कोट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू C1। अब कोट एक्स से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक 1 करना है। तो कोट एक्स को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 1 अपॉन कोट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू C1 अपॉन कोट एक्स। इससे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये क्या है, एक रेखिक अवकल समीकरण है, तो लिख देते हैं इसको समीकरण 4 प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है जिसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा आपका e टू दी पावर, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, चेंज नहीं करता हूँ, कोसेक स्क्वायर अपॉन कोट एक्स इन डी एक्स। इसका समाकलन करने के लिए मैं अगर मान लेता हूँ, यहीं पे मैं प्रतिस्थापन का प्रयोग करता हूँ, माना कोट एक्स इज इक्वल टू टी। कोट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स जो है वो हो जाएगा माइनस डी टी। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका e टू दी पावर कोसेक स्क्वायर डी एक्स की जगह तो हो जाएगा माइनस डी टी और ये टी, यानी कि 1 अपॉन टी का लॉग टी हो गया, और माइनस है तो पावर में चल के ये हो जाएगा 1 अपॉन टी। तो टी की वैल्यू वापस से रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोट एक्स। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया 1 अपॉन कोट एक्स। तो समीकरण 4 का जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं। अतः समीकरण नंबर 4 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर जो कि है 1 अपॉन कोट एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आता है इक्वेशन का C1 अपॉन कोट एक्स, ये आ जाएगा C1 अपॉन कोट एक्स इंटू 1 अपॉन कोट एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट C2। C1 को बाहर लिख लिया, 1 अपॉन कोट एक्स क्या होता है 10x, तो ये 10 और 10 हो गया 10 स्क्वायर एक्स। अब हम इसको समाकलन करना है, तो इसको तो मैं लिख देता हूँ y 10x इज इक्वल टू C1, और 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट C2। C1 सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा 10x माइनस 1 का हो गया x। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। डिवाइड करने की वैसे कोई नीड है नहीं, हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, जो कि समीकरण नंबर 1 का अभिष्ट जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यूनिट नंबर 4 से आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। ये अवकल समीकरण आपको दे रखी है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमें दिया गया अवकल समीकरण, तो गिवन इक्वेशन आपको दे रखी है डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 y इज इक्वल टू माइनस 3 e टू द पावर x स्क्वायर साइन 2x। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट जो डेरिवेटिव है उसको हटाएंगे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉर्मल फॉर्म का रिडक्शन। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा जो s होगा, तो ये वाला जो राइट हैंड साइड में ये जो पार्ट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें राइट हैंड साइड में ये नहीं मिलेगा। ओके, तो कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको जो व्यापक रूप होता है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो p जो है आपका दे रखा है माइनस 4x, q आपका दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 1, और राइट हैंड साइड जिसे हम r फंक्शन बोलते हैं
वो दे रखा है -3 e⁻x² sin 2x। ठीक है, तो समीकरण 1 से प्रथम अवकलज को हटाने के लिए हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, u इज इक्वल टू e⁻−1/2 इंटीग्रेशन p dx। ये फॉर्मूला होता है। e⁻−p की वैल्यू रखते हैं जो कि है -4x dx। ठीक है, तो यहीं से पता चलेगा कि ये वाला मेथड एप्लीकेबल होगा। कैसे देखते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/2 ये हो जाएगा 2x dx। 2x का समाकलन हो जाएगा e⁻x²। तो अब ये जो u है ये आपका u बन जाएगा। इस वजह से हम इसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, x² इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो मान लेते हैं, माना समीकरण 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन पूर्ण हल है y इज इक्वल टू यू इंटू पी। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इस इक्वेशन को हम समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। समीकरण 3 से y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये हो जाएगा d²v/dx² प्लस i इंटू वी इक्वल टू एस। ठीक है, जहाँ i और s का मान फॉर्मूले से दिया जाता है। तो जहाँ पर i का फॉर्मूला क्या होता है आपका, q माइनस 1/2 1/4 p² माइनस 1/2 dp/dx। ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू रखते हैं। तो q की वैल्यू है आपका 4x² माइनस 1, ये हो जाएगा 4x² माइनस 1 माइनस 1/4, p की जगह आ जाएगा -4x² माइनस 1/2, -4x का अवकलन किया तो -4। ये हो जाएगा 4x² माइनस 1, 4x का स्क्वायर 16x² डिवाइडेड बाई 4 -4x², और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2। तो i की वैल्यू हो जाएगी 1 तथा s होता है आपका r/u। r क्या वैल्यू दे रखी है राइट हैंड साइड आपका, -3 e⁻x², -3 e⁻x² sin 2x डिवाइडेड बाई u था आपका e⁻x²। तो s हो जाएगा -3 sin 2x। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन नंबर 4 कन्वर्ट हो जाएगी। अतः समीकरण नंबर 4 से d²v/dx², i की वैल्यू क्या है 1, तो v इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा -3 sin 2x। अब इस इक्वेशन को d के फॉर्म में रखते हैं, तो ये हो जाएगा d² + 1 v इज इक्वल टू -3 sin 2x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। तो पहले इसके लिए सहायक समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण 5 के लिए सहायक समीकरण, d की जगह m पुट कर देंगे, तो m² + 1 इक्वल टू 0, और m की वैल्यू हो जाएगी ± आयोटा। अतः कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन हो जाएगा CF इज इक्वल टू ± आयोटा के लिए CF क्या होता है, C1 cos x प्लस C2 sin x। जो आयोटा का गुणांक होता है वो आपका x के अंदर चला जाता है। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 6। अब हम निकालेंगे PI। नाउ PI इज इक्वल टू 1 फंक्शन d क्या है, d² + 1, और राइट हैंड साइड है -3 sin 2x। -3 तो आगे आ जाएगा। अब जब भी साइन या कोस आता है तो d² की जगह रखते हैं -a²। a क्या है, x का गुणांक साइन या कोस में, तो ये हो जाएगा -2² यानी कि -4। तो d² की जगह हम -4 रख देंगे, और ये आपका sin 2x। तो नीचे भी माइनस और ऊपर भी -3 कैंसिल आउट होके sin 2x आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। राइट, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हमारा 7।
तो समीकरण 5 का व्यापक हल क्या हो जाएगा? अतः समीकरण 5 का व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, v में था सॉल्यूशन, तो v इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो v क्या हो जाएगा? सी एफ है c1 cos x प्लस c2 sin x और पी आई है आपका sin 2x। इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं। हमें इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा? u इंटू वी। अतः समीकरण नंबर 1 का पूर्ण हल कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू यू की जगह ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और v की जगह अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो ये इक्वेशन नंबर 8। ऑलराइट, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो अवकल समीकरण जो दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण, तो ये आपको दे रखा है cos x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन है उसमें डी वाई बाई डी एन दे रखा है, लेकिन वो डी एक्स होगा। ये अंडरस्टूड है कि डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष ही हो रहा है, इज इक्वल टू 2 cos 5x। तो सबसे पहला काम जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ये होता है कि हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का गुणांक जो है वो 1 करते हैं। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे? cos x से डिवाइड कर देंगे, तो साइन अपॉन कोस हो जाएगा 10x और यहाँ क्यूब है तो स्क्वायर x बच जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पावर बच जाएगी 4। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर p फंक्शन क्या है आपका? 10x, जो कि डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक होता है। y का गुणांक जो होता है उसको हम q फंक्शन मानते हैं, तो -2 cos स्क्वायर एक्स और राइट हैंड साइड फंक्शन हो जाता है आपका r। ये हमने मान लिया। अब किस मेथड से सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर जो y का गुणांक है वो कोई फंक्शन है और कांस्टेंट है, तो हम इसमें स्वतंत्र चर का परिवर्तन कर सकते हैं। तो स्वतंत्र चर का परिवर्तन इसमें किस प्रकार से करेंगे? तो समीकरण 1 में स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करने के लिए मान लेते हैं, माना क्या मानते हैं? Q1 होता है स्वतंत्र चर के परिवर्तन में, वो फॉर्मूला होता है Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। इसे हम कांस्टेंट के बराबर लेते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं हम कांस्टेंट -2 कांस्टेंट मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे Q की वैल्यू रखते हैं -2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो ये जो -2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर एक्स। रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा cos एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। इसका समाकलन करेंगे, समाकलन से हमें z मिल जाएगा, तो cos x का समाकलन क्या हो जाएगा? sin x। ठीक है, अब एक बार और अवकलन करेंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो ये कुछ वैल्यू हमें मिल गई। तो समीकरण 1 में स्वतंत्र चर को z से परिवर्तित करने पर, समीकरण 1 में स्वतंत्र चर x को z से परिवर्तित करने पर हमें इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई बाई डी जेड प्लस Q1 y इज इक्वल टू R1, जहाँ Q1 तो हमने निकाल लिया जो -2 के बराबर है। P1 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो P1 क्या होगा आपका फॉर्मूला? डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P इंटू
डी जेड अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये P1 का फॉर्मूला होता है। वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर है माइनस का साइन एक्स। P फंक्शन क्या है आपका, देखते हैं। P फंक्शन है आपका टेन एक्स और डी जेड अपॉन डी एक्स है हमारा कोस एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स, ये माइनस साइन एक्स। टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस और इनटू करेंगे कोस, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आएगा प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स। तो स्वतंत्र चर के जो परिवर्तन में है ज़्यादातर केस में क्या होता है, जो P1 का मान है वो आ जाता है 0, और यहाँ भी क्या आ रहा है P1 इक्वल टू 0। इससे क्या है कि जो इक्वेशन है वो ईजिली सॉल्व हो जाती है। R1 भी निकालते हैं, तो R1 क्या होगा, R1 होता है आपका R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। R आपका राइट हैंड साइड में दे रखा है, तो R है आपका 2 कोस की पावर 4x, ये हो जाएगा 2 कोस की पावर 4x डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स। इस x को हमें z में चेंज करना है, तो z क्या है साइन x, तो इस कोस स्क्वायर एक्स को हम साइन में चेंज करेंगे, तो ये 2 कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स की जगह पुट कर देंगे z, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर। तो ये हमें R1 की वैल्यू मिल गई। अब हम P1 Q1 R1 की वैल्यू जो है समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो समीकरण 2 में P1 Q1 तथा R1 का मान रखने पर हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। P1 की वैल्यू तो 0 है, Q1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी मानी है हमने, -2। Q1 की जगह -2 पुट कर देंगे, -2y इक्वल टू R1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 2 1 माइनस जेड स्क्वायर। इसको इक्वेशन नहीं देते हैं, पहले डी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर -2 वाई इज इक्वल टू 2 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, जहाँ पर डी हमारा डी अपॉन डी जेड है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्वतंत्र चर, वो हमारा क्या है z। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो पहले समीकरण 3 के लिए लिखते हैं हम सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जो d है, d की जगह हम रख देंगे m, तो m स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, और m बराबर m स्क्वायर हो जाएगा 2, और रूट लेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा +-√2। अतः पूरक फलन क्या हो जाएगा, पूरक फलन हो जाएगा CF इज इक्वल टू, पहले -√2 के लिए लिखेंगे e⁻√2z, और फिर प्लस के लिए लिखेंगे तो √2z। ये हमारा CF हो गया। इसे इक्वेशन नंबर हम 4 दे देते हैं। अब हम निकालते हैं PI। तो PI क्या हो जाएगा, D का जो भी फंक्शन है, जो कि क्या दे रखा है d स्क्वायर -2, और राइट हैंड साइड में क्या है 2 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इस 2 को ऐसे लिख लिया मैंने, डी स्क्वायर -2 में से -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 2, और ये 1 माइनस जेड स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पर इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस इसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाएगी -1 1 माइनस जेड स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स की पावर -1, जो कि होता है 1 + x स्क्वायर। इस प्रकार से पावर चलती रहती है, तो वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। x की जगह क्या है d स्क्वायर बाई 2, 1 + d स्क्वायर बाई 2 प्लस d की पावर 4/4। इस प्रकार से आगे पावर्स बढ़ती रहेगी। 1 माइनस जेड स्क्वायर जो है उसका एक बार अवकलन करें, क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 हो गया, -2z। 2 बार करें तो क्या हो जाएगा -2, और 3 बार करते हैं क्या हो जाएगा 0। तो 2 से ज़्यादा जितने भी अवकलन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0। ये हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1/2 डी स्क्वायर 1 माइनस
जेड स्क्वायर और बाकी सभी हो जाएंगे 0। ये हो गया -1 प्लस जेड स्क्वायर -1/2। डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -2 के बराबर। ऑल राइट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 और -2 क्या हो गया, +1, और +1 और -1 0। तो पी हमें मिल गया जेड स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5। तो समीकरण नंबर 3 का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना था। तो समीकरण 3 का पूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y = CF कितना था, C1 e⁻√2z प्लस C2 e⁻+√2z और प्लस पी क्या है, जेड स्क्वायर। लेकिन हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो x में चाहिए, तो z की जगह z का मान रख देते हैं, जो कि क्या है, z = sin x। तो z की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं sin x। ये हो जाएगा sin x प्लस C2 e⁻√2 sin x प्लस sin स्क्वायर x। और ये क्या हो जाएगा, दिए गए समीकरण 1 का पूर्ण हल है, जो कि समीकरण 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन पूर्ण हल है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट 5 है। इसका पहला क्वेश्चन, ये आपको आंशिक अवकल समीकरण दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जो आपका ईयरली स्कीम का पेपर था 2023 का, उसमें इसका सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है। तो इसको हम रिपीट नहीं करते हैं, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आंशिक अवकल समीकरण हमें दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है, जो कि नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें जो अवकल समीकरण दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण z × e² - q² = x - y। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। ये z e² - z⁴ = x - y। तो ये जो x है इसको हम इसके साथ लिखते हैं। तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और z⁴ को राइट हैंड साइड में हमने लिया है। अब दोनों सिमेट्रिक जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, इसको हम एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, जिसको हमने नाम दे दिया a। ओके, इसको इक्वेशन हम 1 दे देते हैं। अब यहाँ से हम p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नाउ दोनों ही जो आपके साइड है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो उसको a के बराबर किया हमने, तो z p² हो गया a + x और p² हो गया a + x/z। p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा √a + x/z। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेंगे 3। ये p की वैल्यू हो गई। और q की वैल्यू निकालते हैं सेम तरीके से। तो समीकरण 2 से, या फिर इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, q² या z⁴ = हो जाएगा a + y, और q आपका सेम तरीके से हो जाएगा √a + y/z। इक्वेशन मान लेंगे 4। ओके, अब समीकरण नंबर हमें 1 का सॉल्यूशन चाहिए। तो समीकरण 1 का पूर्ण हल निम्न समीकरण से दिया जाता है। क्या होता है, dz = p dx + q dy। p और q की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। p है आपका √a + x/z dx और q है आपका a + y/z। रूट सही से लिखते हैं। dy। अब हमें इसका समाकलन करना है। तो ये जो √z है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √z dz = हो जाएगा √a + x dx प्लस √a + y dy। इसका कर देंगे समाकलन। तो समाकलन करने पर
रूट जेड का समाकलन जेड की पावर 1/2 है तो 3/2 अपॉन 3/2 हो गया। इसी प्रकार ए प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस ए प्लस वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और कांस्टेंट आएगा तो इसको मैं बी अपॉन 3/2 मान लेता हूँ, जिससे 3/2 कैंसिल आउट हो जाए। तो जेड की पावर 3/2 हो जाएगा ए प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस ए प्लस वाई की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट बी। ये इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण हल, जो कि समीकरण नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन पूर्ण हल है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर सी के ऊपर। तो पार्ट नंबर सी का जो पहला क्वेश्चन है, ये एक अवकल समीकरण हमें दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 12। तो हमें जो अवकल समीकरण दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण ये है आपकी एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 और मल्टीप्लाई में है आपका वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब ये जो इक्वेशन है आपकी इस प्रकार की इक्वेशन है, कोई एक्स वाई का फंक्शन है वाई डी एक्स प्लस कोई एक्स वाई का दूसरा फंक्शन है एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक समीकरण होती है जो कि आपकी यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, और इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम समाकलन गुणक निकालेंगे जो कि होगा एम एक्स माइनस एन वाई करके। ठीक है, ये पहले कैलकुलेट करेंगे और ये अगर 0 के बराबर नहीं है तो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा 1/mx माइनस एन वाई। तो पहले हम इसका समाकलन गुणक निकालते हैं। तो यहाँ पर m फंक्शन है आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई। n फंक्शन है आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं एम एक्स माइनस एन वाई। तो एम एक्स माइनस एन वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स वाई। वापस एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बनेगा 2x क्यूब वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा एक्स वाई प्लस 1। तो ये हो गया एम एक्स माइनस एन वाई। तो समाकलन गुणक इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, आई एफ होता है 1/mx माइनस एन वाई, और ये हमें कैलकुलेट हुआ है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेंगे 2। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 है उसको समाकलन गुणक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समीकरण 1 को समाकलन गुणक यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर से गुणा करने पर तो डिवाइड में ये आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। तो इक्वेशन 1 को मैं इस प्रकार से फिर से लिख देता हूँ।
और इसके डिवाइड में इंटीग्रेशन फैक्टर जो कि है आपका 2x² y² x5+1, और यहाँ भी डिवाइड में आ जाएगा 2x² y² x5+1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही होगी, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर जो भी पार्ट दे रखा है उसका हम फैक्टर करेंगे। तो कैसे फैक्टर करेंगे इसको, तो पहले वाला जो पार्ट है उसमें से मैं x² y² कॉमन लूँगा, तो मुझे मिलेगा xy+1, और फिर दूसरा हो गया xy+1। ऊपर जो y है वो नीचे y से कैंसिल होके यहाँ x² y बचेगा, और ये हो गया dx। सेम यहाँ पर भी करेंगे, तो यहाँ से x² y² कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा आपका -1, और यहाँ माइनस कॉमन आएगा तो xy-1। अब यहाँ नीचे जो है x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x y² xy+1 dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टर हो जाएगा, xy+1 जो है आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा x² y² +1 डिवाइडेड बाई 2x² y xy+1। यहाँ से xy-1 कॉमन आ जाएगा, और ये बनेगा x² y² -1 डिवाइडेड बाई 2x y² xy+1 dy इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है उसमें xy+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² y² +1 डिवाइडेड बाई 2x² y dx प्लस xy-1, इसका मैं फैक्टर कर दूंगा a - b और a + b के फॉर्मूले से। तो ये हो गया। अब आपका xy+1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। तो x² से डिवाइड हो गया, ये y/2 बचेगा प्लस 1/2 x² y dx प्लस ये xy+1 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा xy-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x y² dy इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, ये हो जाएगा 2x² y dx प्लस इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ a - b का होल स्क्वायर से फैक्टर को एक्सपेंड कर देता हूँ, ये 2xy+1 डिवाइडेड बाई 2x y² dy। एक पहले काम करता हूँ, इस 2 को तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/x² y dx, और यहाँ से भी 2 हट जाएगा, और अब अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, तो x माइनस ये हो जाएगा, ऊपर x बचेगा, यहाँ से नीचे x कैंसिल हो जाएगा, 1/y बचेगा, सॉरी 2/y, और ये हो जाएगा 1/x y² dy इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, और ये आपकी यथार्थ अवकल समीकरण है क्योंकि इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है हमने। तो या फिर हम चेक भी कर लेते हैं, चलो तो हम मान लेते हैं फिर से इसको m मान लेते हैं 1 + y + x² y, और n मान लेते हैं x - 2/y + x y²। ठीक है, अब हम m का करते हैं y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ये हो जाएगा 1 - x² y², और n का करते हैं x के सापेक्ष, तो 1 - 1/x² y²। तो यहाँ पर m का y के सापेक्ष अवकलन जो है बराबर है n के x के सापेक्ष अवकलन से। अतः जो समीकरण नंबर 3 हमने मानी है, समीकरण 3 जो है एक यथार्थ अवकल समीकरण है। ऑलराइट, अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इसका, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकालेंगे। स्टेप फर्स्ट, नाउ स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं m का, dx लिखा है तो m का dx x के सापेक्ष करते हैं। m आपका दे रखा है, तो m है y + 1/x² y,
वाई प्लस 1/x²y, इसका समाकलन करते हैं x के सापेक्ष। ये हो जाएगा xy, और 1/x² का समाकलन होता है -1/x। तो ये इसका क्या हो गया, समाकलन। तो वापस से लिख देता हूँ m/dx। स्टेप नंबर टू में जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसका आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष। तो xy का अवकलन हो गया x, 1/y का होता है -1/y², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा xy²। ये स्टेप नंबर सेकंड था। स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे, n में से माइनस करेंगे स्टेप नंबर 2 को। तो n फंक्शन क्या है आपका, n फंक्शन है x - 2/y प्लस 1/xy², x - 2/y प्लस 1/xy²। इसमें से माइनस कर देते हैं ये जो अभी हमने स्टेप 2 निकाला है, x प्लस 1/xy²। तो ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस del/del y m/dx। ये सब कैंसिल हो जाएगा, -2/y बचेगा केवल। अब स्टेप नंबर जो फाइनल स्टेप होती है उसमें हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे y के सापेक्ष। तो इंटीग्रेशन n माइनस del/del y इंटीग्रेशन m/dx, और जो भी टर्म आई है उसका कर देंगे y के सापेक्ष समाकलन। तो -2/y dy, -2 1/y का हो जाएगा log y। अतः दिए गए समीकरण का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्टेप 1 प्लस स्टेप 2। स्टेप 1 क्या है, xy माइनस 1/xy, xy माइनस 1/xy, और स्टेप 4 आई है -2 log y इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। ये आपका क्या हो जाएगा, व्यापक हल। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको अवकल समीकरण दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसे। तो यहाँ पर आपको दी गई अवकल समीकरण ये है d² - 2d + 1 y = x² e⁻³ 3x। राइट, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। पहले इसके लिए पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। तो समीकरण 1 के लिए सहायक समीकरण लिखते हैं पहले, के लिए सहायक समीकरण। डी की जगह m पुट कर देते हैं, m² - 2m + 1 = 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m - 1 का होल स्क्वायर। तो m की दो वैल्यू हो जाएगी, एक हो जाएगी 1 और 1, दोनों सेम वैल्यू होगी। अतः पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, CF = C1, क्योंकि रिपीटेड रूट है, एक सेम रूट है, तो C1 + C2x e⁻x। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम निकालेंगे PI। नाउ PI = 1/, ये जो फंक्शन लिखा है d का, d² - 2d + 1, यहाँ डिवाइड कर देंगे d² - 2d + 1, और राइट हैंड साइड में आपका फंक्शन x² e⁻3x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस जो d का फंक्शन है इसको ऐसे लिख सकता हूँ, d - 1 का होल स्क्वायर x² e⁻3x। अब e⁻3x को मैं आगे ले आता हूँ, और d की जगह मैं लिख देता हूँ d + 1। ये हो जाएगा x²। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का फंक्शन होता है e⁻ax और कोई भी फंक्शन fx, तब e⁻ax आगे आ जाता है और d की जगह हो जाता है d + a, और fx आपका यहाँ रह जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है हमने अप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा आपका e⁻3x 1/d + 2 का होल स्क्वायर x²। अब यहाँ से मैं e⁻3x 1/2 को बाहर ले लेता हूँ, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 1 + d/2 का स्क्वायर x²। ये हो जाएगा e⁻3x/4, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + d/2 की पावर -2
एक्स स्क्वायर। अब हम इसका प्रसार करेंगे एक्सपेंशन, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 + x की पावर -2 का 1 - 2x + 3x स्क्वायर -4x³ इस प्रकार से। तो ये अप्लाई करते हैं, x की जगह रखते हैं d/2, 1 - 2 × d/2 + 3 × d/2 का स्क्वायर के बाद में -4 × d/2 का क्यूब इस प्रकार से एंड सो ऑन, और ये आपका एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का एक बार अवकलन क्या होता है 2x, दो बार क्या होगा 2, और 3 बार हो जाएगा 0, 4 बार हो जाएगा 0, 5 बार 0। तो डी स्क्वायर तक की टर्म रहेगी, बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे 0। तो e⁴ एक्स स्क्वायर को अंदर ऑपरेट कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बाकी सभी हो जाएंगे आपके 0। e⁴ एक्स स्क्वायर का एक बार अवकलन 2x प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर का दो बार अवकलन 2, ये हो गया e⁴ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2। इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं 1/2 को, ये 3x/8 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा PI। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब समीकरण नंबर जो 1 हमें दे रखा है का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, CF और PI को हम ऐड कर देंगे, तो CF प्लस PI। सॉल्यूशन हो जाएगा, CF था हमारा C1 + C2x e⁴x, और PI था आपका e⁴3x/8 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये आपका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये आपको साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसको। तो हमें जो अवकल समीकरण दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण ये है t dx = t - 2x dt। दूसरी इक्वेशन है t dy = tx + ty + 2x - t × dt। तो पहले इसमें dx/dt और dy/dt की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा t dx/dt = t - 2x, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा t dy/dt = tx + ty + 2x - t। एक काम और कर देते हैं, t से डिवाइड कर देते हैं, तो dx/dt हो जाएगा 1 - 2x/t, और dy/dt हो जाएगा आपका x + y + -1 कर देते हैं पहले, फिर 2x/t। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, और इसे इक्वेशन नंबर 2। 1 इक्वेशन में केवल x आ रहा है, तो पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो समीकरण 1 से इसको हम लिख सकते हैं dx/dt + 2x/t = 1, को जो कि एक रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है जिसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ मैं। IF हो जाएगा आपका x का गुणांक e⁴ में इंटीग्रेशन, और x का गुणांक 2/t dt। ये हो जाएगा e⁴2 log t, एक तरीके से क्या हो जाएगा t²। अतः समीकरण नंबर 3 का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x × इंटीग्रेशन फैक्टर = जो राइट हैंड साइड में 1 फंक्शन दे रखा है इंटू t² dt प्लस कॉन्स्टेंट C1 दे देते हैं इसको नाम। तो ये हो जाएगा x t² = t² का समाकलन t³/3 और C1। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, t² से डिवाइड कर देता हूँ, t/3 + C1/t², ये हमारे पास आ जाएगा x का मान। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। ओके, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर
तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या होगा, तो इसको मैं कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ। तो इक्वेशन बनेगी dy/dt इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ये मान रख देंगे d/3 प्लस c1/t² प्लस वाई ऐसा कैसा ही -1 ऐसा कैसा ही 2/t इंटू एक्स की जगह रख देंगे t/3 प्लस c1/t²। अब ये इक्वेशन y और t में है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। dy/dt हो जाएगा आपका t/3 प्लस c1/t² प्लस वाई -1 2/3 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 प्लस 2c1/t³। तो इसको और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये जो y है इसको इस तरफ ले आते हैं और ये हो जाएगा आपका, पहले मैंने लिख दिया t/3 फिर c1/t² प्लस 2c1/t³ -1 प्लस 2/3 हो जाएगा आपका -1/3। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम 5। अब इस ये भी क्या है, रेखिक अवकल समीकरण है, जो कि एक रेखिक अवकल समीकरण है जिसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन y का गुणांक dt इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻−t। अतः समीकरण 5 का जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t/3 प्लस c1/t² प्लस 2c1/t³ -1/3 e⁻−t dt प्लस कॉन्स्टेंट c2। भी इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ लग रहा है बट इसको बाइफरकेट करते हैं। पहले तो 1/3 इंटीग्रेशन t e⁻−t dt प्लस c1 इंटीग्रेशन e⁻−t इंटू 1/t² dt प्लस 2c1 इंटीग्रेशन e⁻−t 1/t³ dt। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, प्लस 2c1 इंटीग्रेशन, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ e⁻−t t³ dt -1/3 इंटीग्रेशन e⁻−t dt प्लस कॉन्स्टेंट c2। समाकलन करते हैं। पहला समाकलन हो जाएगा -t+1 e⁻−t। ठीक है, कैसे होगा, t को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन सेकंड का समाकलन डॉट dt हो जाएगा -t e⁻−t माइनस माइनस प्लस और फिर वापस से समाकलन करेंगे तो माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा t+1 e⁻−t। तो ये शॉर्ट इंटीग्रेशन होता है e⁻−t इंटू टी का क्या होता है -t+1 e⁻−t। तो आप खंडस समाकलन का प्रयोग भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये हमने कर दिया यहाँ से। फिर c1, अब एक काम करूँगा, मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करूँगा, इसको मैं इसमें चेंज करूँगा। ठीक है, तो 1/t² का अगर मैं समाकलन करूँ तब तो क्या होगा -1/t, लेकिन अवकलन करने पर यह आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मानता हूँ, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाईपास करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, तो 1/t² का अवकलन क्या होगा -2/t³ इंटू e⁻−t का समाकलन -e⁻−t और dt, ये ब्रैकेट बंद। दूसरा इंटीग्रेशन है उसको मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ
इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी क्यूब डी टी माइनस 1/3 ई टू द पावर माइनस टी का अवकलन माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी टू। ये हो जाएगा माइनस को मैं अलग अलग ही लिख देता हूँ, माइनस टी अपॉन 3 ई टू द पावर माइनस टी माइनस 1/3 ई टू द पावर माइनस टी प्लस C1/t² माइनस हो जाएगा ये माइनस C1/t² ई टू द पावर माइनस टी। और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस और फिर से क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 2C1 बाहर आ जाएगा, माइनस 2C1 इंटीग्रेशन 1/t³ है, इसको मैं लिख देता हूँ ई टू द पावर माइनस टी को ऊपर और टी क्यूब को नीचे डी टी और प्लस 2C1 ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी क्यूब डी टी प्लस 1/3 ई टू द पावर माइनस टी प्लस C2। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा माइनस t/3 ई टू द पावर माइनस टी माइनस C1/t² ई टू द पावर माइनस टी प्लस C2। ये वैल्यू आ रही है y इंटू ई टू द पावर माइनस टी की। तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, ई टू द पावर t से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस t/3 माइनस C1/t² प्लस C2 ई टू द पावर t। ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका y का सॉल्यूशन। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 4 और 6 से दिए गए अवकल समीकरण का पूर्ण हल प्राप्त होता है। इस समीकरण 4 व 5 से 4 व 6 से दिए गए अवकल समीकरण का पूर्ण हल कंप्लीट सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अवकल समीकरण आपको दे रखी है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये अवकल समीकरण हमें दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण ये है d² माइनस cot x dy/dx माइनस 1 माइनस cot x y इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x। तो इस इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। यहाँ पर मानक फॉर्म से कंपेयर करेंगे, p हो जाएगा माइनस cot x, q हो जाएगा माइनस 1 माइनस cot x और r हो जाएगा ई टू द पावर x साइन x। अब अगर हम यहाँ ऑब्जर्वेशन देखें तो चूँकि 1 प्लस पी प्लस क्यू करें, p और q करेंगे, कोटेक्स यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का, कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 बचेगा और 1 में ऐड होते ही क्या हो जाएगा 0। अतः y इज इक्वल टू क्या होगा ई टू द पावर x जो है समीकरण 1 के पूरक फलन का एक भाग है। तो पूरक फलन का भाग है तो हम मान लेते हैं कि माना y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू वी जो है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 का पूर्ण हल है। अब हमें v की वैल्यू को फाइंड करना है, तो समीकरण 2 से पहले dy/dx निकालेंगे, ई टू द पावर x का अवकलन ई टू द पावर x और v को कांस्टेंट, ई टू द पावर x को कांस्टेंट, v का अवकलन dv/dx। तो इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। एक बार और अवकलन करते हैं तो d²y/dx² हो जाएगा, सेम ई टू द पावर x का ई टू द पावर x, ई टू द पावर x को कांस्टेंट dv/dx, फिर ई टू द पावर x को अवकलन ई टू द पावर x, तो ये डबल हो जाएगा सेम और d²v/dx²। ठीक है, सिंपल अवकलन कर दिया। अब समीकरण 2, 3 और 4 से मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2, 3 व 4 से मान जो है
समीकरण एक में रखने पर क्या मिलेगा हमें, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, ई टू द पावर एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू वी। फिर है आपका माइनस कोट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस कोट एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख देंगे ई टू द पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू वी। फिर है आपका माइनस 1 माइनस कोट एक्स इंटू वाई, वाई की जगह रख देंगे ई टू द पावर एक्स वी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फंक्शन है आपका ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई टू द पावर एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स वी माइनस ई टू द पावर एक्स कोट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस कोट एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू वी माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू वी प्लस कोट एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू वी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। तो ई टू द पावर एक्स वी से ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ई टू द पावर एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वी अपॉन डी एक्स का गुणांक क्या बनेगा 2 माइनस कोट एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, और राइट हैंड साइड में बचेगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। ई टू द पावर एक्स से हम डिवाइड कर देते हैं, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 माइनस कोट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 2। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे, तो माना ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, तो समीकरण 2 से हमें क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर वी क्या हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 2 माइनस कोट एक्स इंटू पी इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इस समीकरण को हल करना है, जो कि एक रेखिक अवकल समीकरण है, तो जो कि एक रेखिक अवकल समीकरण है जिसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा ई टू द पावर पी का गुणांक 2 माइनस कोट एक्स और समाकलन करेंगे ई टू द पावर 2 का समाकलन 2x माइनस कोट एक्स का समाकलन लॉग साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन फैक्टर मिल जाएगा ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ये हमारे पास आई एफ हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये ई और लोग आपस में कैंसिल हो जाएंगे और साइन की पावर हो जाएगी -1, तो 1 अपॉन में चला गया। अतः समीकरण 3 का जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल क्या हो जाएगा, p इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। राइट हैंड साइड फंक्शन क्या था आपका, साइन एक्स है केवल, साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c1। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, ये केवल बचेगा ई टू द पावर 2x, और ई टू द पावर 2x का समाकलन हो जाएगा ई टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट c1। ये हो जाएगा p इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन साइन एक्स। इसमें हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो p क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस c1 ई टू द पावर -2x इंटू साइन एक्स। ये हो गया p की वैल्यू, और p हमारा क्या था डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस c1 ई टू द पावर -2x साइन एक्स। समाकलन कर देते हैं, तो v हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 2 डी एक्स प्लस c1 इंटीग्रेशन ई टू द पावर -2x साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c2। समाकलन करते हैं, साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसका समाकलन करेंगे, तो इसको मैं मान लेता हूँ i प्लस c2। इसको इक्वेशन में दे देता हूँ
कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, 4 दे देते हैं, जहाँ आई क्या है हमारा e⁻⁻2x sin x dx। इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, सेकंड का समाकलन माइनस कोस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, तो -2e⁻²x ये अवकलन हो गया और समाकलन हो गया माइनस कोस एक्स और फिर dx। देखते हैं इसको, तो ये -e⁻²x कोस एक्स माइनस माइनस प्लस और फिर वापस से -2e⁻²x कोस एक्स dx। फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, -e⁻²x कोस एक्स -2, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन डॉट dx। ये हो गया -e⁻²x कोस एक्स -2e⁻²x साइन एक्स -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो माइनस का 4 इंटीग्रेशन e⁻²x साइन एक्स dx। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, कॉमन ले लेता हूँ, कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स e⁻²x कॉमन आ गया, -4, ये किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। अब इस 4i को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा, तो 4i प्लस आई हो जाएगा आपका 5i कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स e⁻²x। अब आई की वैल्यू निकालनी है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो e⁻²x अपॉन 5 कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा आई की वैल्यू। इसको हम समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, तो आई का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या मिलेगा हमें, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे, तो c1i प्लस c2 माइनस c1e⁻²x अपॉन 5, आई की वैल्यू रख रहे हैं हम, कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस c2। ओके, ये हमारा v की वैल्यू हो गई। अतः समीकरण एक जो हमें दे रखा था का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, e⁻x को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि y क्या था, v इंटू e⁻x। सॉल्यूशन को e⁻x से मल्टीप्लाई करते हैं, y हो जाएगा माइनस e⁻x अपॉन 2 कोस एक्स माइनस c1 अपॉन 5, e⁻x से मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻−x बचेगा केवल, कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस c2 e⁻x। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व बाय यूजिंग चारपेट्स मेथड। तो ये अवकल समीकरण दे रखा है, इसको चारपेट विधि से हमें हल करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दी गई अवकल समीकरण ये दे रखा है, p इज इक्वल टू क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको एक काम करते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं फंक्शन की फॉर्म में, क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस p। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम चारपेट की सहायक समीकरण निकालते हैं। नाउ चारपेट सहायक समीकरण क्या होती है, चारपेट की सहायक समीकरण dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल क्यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन
माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ये सभी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो आपका एफ फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन नहीं है, तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन हो जाएगा 0 प्लस पी जेड के सापेक्ष करेंगे तो जेड इस टर्म में आ रहा है तो पहले स्क्वायर का होगा, तो ये हो जाएगा इंटू टू फंक्शन है आपका, क्या हो जाएगा क्यू वाई प्लस जेड, और जेड का अवकलन 1, ये सिंपल रहेगा ऐसा का ऐसा ही, इक्वल टू डी क्यू अपॉन एफ का वाई के सापेक्ष करेंगे तो पहले स्क्वायर का होगा टू क्यू वाई प्लस जेड, और फिर क्यू वाई का अवकलन होगा क्यू, ठीक है, फिर प्लस क्यू, और फिर होगा जेड का अवकलन इसी प्रकार से टू क्यू वाई प्लस जेड, ये हो गया डी क्यू, फिर इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी एफ का पी के सापेक्ष अवकलन, तो पी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा -1, ये हो जाएगा -1 माइनस क्यू एफ का क्यू के सापेक्ष अवकलन, तो पहले स्क्वायर का अवकलन होगा क्यू वाई प्लस जेड और क्यू के सापेक्ष हो जाएगा वाई, इक्वल टू डी एक्स अपॉन एफ का पी के सापेक्ष अवकलन -1, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 डी वाई अपॉन माइनस एफ का क्यू के सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा क्यू वाई प्लस जेड इंटू वाई। ऑलराइट, ये आप चार पेट के सहायक समीकरण बन गई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो डी पी अपॉन ये हो जाएगा 2p क्यू वाई प्लस जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन ये 2q इंटू दिस है 2q प्लस 2q हो जाएगा 4q क्यू वाई प्लस जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डी जेड में क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस पी माइनस 2q वाई प्लस जेड इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 हो जाएगा, और डी वाई अपॉन हो जाएगा -2y क्यू वाई प्लस जेड। ओके, अब हमें p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। p और q की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें p आ रहा है और ये क्यू वाई प्लस जेड आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट पार्ट ले लेंगे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का। तो समीकरण 2 के प्रथम एवं अंतिम खंड से ये डी पी अपॉन 2p क्यू वाई प्लस जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन -2y क्यू वाई प्लस जेड, क्यू वाई प्लस जेड और 2 कैंसिल आउट हो गए, ये बनेगा डी पी अपॉन पी प्लस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0। समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा log p प्लस 1/y का log y इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा उसको log a मान लेते हैं, यहाँ से पी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा a, और p की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन वाई। ये हमें p की वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। अब हमें फाइंड आउट करना है q की वैल्यू। q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे, तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर तो p की वैल्यू रखेंगे, तो समीकरण 1 आपका क्या था क्यू वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस पी की जगह a अपॉन वाई इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन वाई। क्यू वाई प्लस जेड हो जाएगा आपका क्या रूट a अपॉन वाई, और q इंटू वाई हो जाएगा रूट a अपॉन वाई माइनस जेड, और y से डिवाइड कर देंगे तो q हो जाएगा रूट a अपॉन वाई 1/y माइनस जेड अपॉन वाई। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4। ये हमारे पास आ गई q की वैल्यू। अब हमें निकालना है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, तो नाउ डी जेड इक्वल टू होता है आपका पी डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई। तो डी जेड हो जाएगा p की जगह क्या होगा मान a अपॉन वाई रख देते हैं,
ये हो जाएगा ए अपॉन वाई डी एक्स प्लस क्यू की जगह ये वैल्यू रख देते हैं 1/y ए अपॉन वाई माइनस जेड अपॉन वाई डी वाई। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा डी जेड इक्वल टू, काम करते हैं इसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y डी जेड हो जाएगा ए डी एक्स प्लस रूट ए अपॉन वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई। जेड डिवाइड को लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, तो प्लस जेड डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स प्लस रूट ए अपॉन वाई डी वाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई इंटू जेड लिख सकता हूँ, क्योंकि वाई को कांस्टेंट, जेड का अवकलन डी जेड, जेड को कांस्टेंट वाई का अवकलन डी वाई। ये हो गया ए डी एक्स प्लस रूट ए अपॉन वाई डी वाई। हम इसका कर देंगे समाकलन, तो समाकलन करने पर डी हट जाता है तो वाई जेड हो जाएगा, डी एक्स का हो जाएगा एक्स और रूट ए है, वाई की पावर कितनी है -1/2, तो -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट आएगा उसको हमने मान लिया बी। वाई जेड इक्वल टू हो गया ए एक्स प्लस 2, वाई की पावर √2 होगी, ये रूट ए वाई प्लस कांस्टेंट बी, जो कि क्या हो जाएगा समीकरण 1 का, जो कि समीकरण 1 का कंप्लीट इंटीग्रल पूर्ण समाकल है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार हमने जो एनईपी का फर्स्ट पेपर था 3rd सेमेस्टर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ईयर 2025 में, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो पेपर होगा आपका 2026 में, उसको हम बाद में देखेंगे, जब भी पेपर हो जाएगा उसके बाद में। अभी के लिए ये लेटेस्ट पेपर है। तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। सभी अच्छे से इन क्वेश्चंस को, जो भी आपके अवकल समीकरण के क्वेश्चंस आ रखे हैं और जो भी मैंने अब तक टोटल 3 ईयरली सिस्टम प्लस एक ये जो करंट पेपर है वो मैंने कवर कर दिया है, तो उसमें से क्वेश्चंस देखिए, उनके टाइप्स देखिए, आपको क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपका एनईपी का सिलेबस है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। तो हम यूनिट वाइज बात करें तो जो पहली यूनिट है उसमें आपका प्रथम कोटि की अवकल समीकरण आएगी। ठीक है, तो जितनी भी आपके प्रथम कोटि के जो मेथड हैं वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 पर एक क्वेश्चन आएगा आपका हायर डिग्री का, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है लेकिन डिग्री जो है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि p² p³ इस प्रकार से। और एक क्वेश्चन आएगा आपका इस प्रकार से, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिनमें कांस्टेंट कोफिशिएंट है और इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है CF + PI को निकाल के हुए। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 में जो क्वेश्चन आएंगे आपके, वो आएंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से, जैसे यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से है, लेकिन हो सकता है एक क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से आए और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से आए। अब यूनिट नंबर 4 की बात आती है। तो यूनिट नंबर 4 में सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको हमेशा मिलेगी। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस में। यहाँ पर आपको 4 मेथड है, चारों में से एक मेथड अप्लाई करना है। पहला मेथड है जब आपका CF का 1 भाग पता हो। ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा, ये गुणांक पहले तो हम चेक करेंगे। ठीक है, P निकालेंगे, ये आपका P हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा। और P और Q में रिलेशन देखेंगे कि क्या है, कि y = x सोल्यूशन है क्या, y = x² सोल्यूशन है क्या, y = e⁻x सोल्यूशन है, या y = e⁻−x सोल्यूशन है। इस प्रकार से अगर सोल्यूशन हमें पता चलते हैं तो इस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने पार्ट C का क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम उसी तरीके से। अगर मान लो ये हमें पता नहीं चलता है तो दूसरा मेथड होता है आपका नॉर्मल फॉर्म या फिर प्रथम अवकलज को हटाना। तो
तो नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है या नहीं है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको राइट हैंड साइड में इस प्रकार का कोई फंक्शन दे रखा होगा जो कि u से मिल जाएगा। तो पहले हम u निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि होता है e टू द पावर u इज इक्वल टू होता है e टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन p डॉट dx। u निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपका u निकल जाता है और यहाँ से कुछ सॉल्व हो जाता है, जैसे अभी डायरेक्ट ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, लेकिन जैसे इसको u से डिवाइड करेंगे ये हट जाएगा और हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, तब ये मेथड आपका अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में आता है तीसरा मेथड, जो कि है स्वतंत्र चर का परिवर्तन। स्वतंत्र चर का परिवर्तन, तो स्वतंत्र चर के परिवर्तन में क्या होता है कि आपका यहाँ पर जो ये दे रखा है q जो दे रखा है उसको किसी कांस्टेंट के बराबर मान के हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर z हमें मिल गया तब ये इजीली उस मेथड से हमारा सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक आपका ऑपरेटर का मेथड भी होता है, लेकिन वो तो आपको इजीली दिख जाएगा कि ऑपरेटर का है या नहीं है। तो यूनिट नंबर आपको यूनिट वाइज पता होना चाहिए कि इस यूनिट में इस प्रकार के क्वेश्चन है, तो हमें वही मेथड लगाना है, अलग मेथड के ऊपर नहीं जाना है। यूनिट नंबर 5 जो है आपका आंशिक अवकल समीकरण से आएगा। एक क्वेश्चन आपका लैग्रांज यानी कि क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा, जो कि लैग्रांज का जो इक्वेशन होता है dx/p dy/q dz/r उससे सॉल्व हो जाएगा। और एक आपका नॉन लीनियर इक्वेशन होगा। तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए आपको जो कि फॉर्म अलग अलग प्रकार के फॉर्म होते हैं कि अगर फंक्शन पी क्यू का है या पी क्यू जेड का फंक्शन है या इस प्रकार एक्स पी का फंक्शन है इक्वल टू वाई पी क्यू का फंक्शन है, ये अलग अलग प्रकार के फॉर्म होते हैं। अगर उनमें से कोई एक फॉर्म है तो हम उससे सॉल्व कर लेंगे, और अगर कोई फॉर्म नहीं है कुछ स्पेशल टेक्निक लगा के हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है ये वाला पार्ट, लेकिन आपको यूनिट में क्या करना है, एक ही क्वेश्चन करना है। तो आप लैग्रांज का एक मेथड पढ़ के इस यूनिट में पूरे से पूरे मार्क्स आप लेके आ सकते हो, क्योंकि बहुत ही ईजी होता है और इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था, मैंने स्ट्रेटजी बता दी किस हिसाब से आपको क्या पढ़ना है। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।